आज एक नया वीडियो के साथ समसामयिक घटना चक्र 2020-21 अतिरिक्तांक आर्थिकी भारत एवं विश्व से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से देखेंगे। घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत आर्थिकी भारत एवं विश्व से संबंधित 2021 से, और इस किताब के अंतर्गत महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम, प्रमुख योजनाएं, प्रमुख आय, कृषि उत्पादन, उद्योग क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, वैदेशिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, वैश्विक सूचकांक और वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, बागवानी फसलें, 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट और वन स्थिति रिपोर्ट, आर्थिक समीक्षा, पशुधन, मत्स्य पालन, खनिज उत्पादन, बिहार बजट, आर्थिक समीक्षा, ऊर्जा क्षेत्र, बजट, केंद्रीय बजट, उत्तर प्रदेश बजट, कृषि संगठन 2015-16, भारत में गरीबी की स्थिति, सेरीकल्चर, विश्व के विकास संकेतक और नागरीकरण, भारत एवं विश्व से संबंधित और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यह किताब समसामयिक घटना चक्र अतिरिक्तांक आर्थिकी 2020-21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को। और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के रूप में 1 लीनियर प्रश्न है, महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम 2020-21 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 27 नवंबर 2017 को। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के सिफारिशों में संघीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 41%, 14वें में 42% और 15वें में 41%। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2020 को संसद में प्रस्तुत 15वें वित्त आयोग के प्रथम रिपोर्ट में किस वर्ष के लिए अनुशंसाएं हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुशंसाएं हैं। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों के हिस्सेदारी में हो रहे कटौती 1% के किस राज्य के हिस्से के लगभग बराबर है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जम्मू कश्मीर 0.85%। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कर राजस्व जीडीपी के कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 17.5%। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की, जो अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व राज्यों का हिस्सा के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 4.31% के बराबर। अगला प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत करना है? इसका उत्तर हो जाएगा 30 अक्टूबर 2020-21। 2020-21 से लेकर के 2026 के अनुशंसाएं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है। कितना अनुमानित है? तो जीडीपी का 3.5% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 2020-21 में जीडीपी का 3.5%। अगला प्रश्न है कि बजट अनुमान 2020-21 में राजस्व घाटा अनुमानित है। तो राजस्व घाटा कितना अनुमानित है 2020-21 में? तो जीडीपी का 2.7% अनुमानित है। अगला प्रश्न है कि बजट अनुमान 2020-21 में प्राथमिक एवं प्रभावी राजस्व घाटा अनुमानित है। कितना अनुमानित किया गया? तो जीडीपी का 0.4 से 1.8% अनुमानित किया गया है। प्राथमिक एवं प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक हो जाएगा 0.4 और प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा अगला प्रश्न है कि बजट अनुमान 2020-21 में आय प्राप्त के सबसे बड़े स्रोत क्या हैं?
2020-21 के बजट में आय प्राप्ति के सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा उधार और अन्य देयताएँ 20%, निगम कर 18% और वस्तु सेवा क्षेत्र 18%, आयकर 17% और भिन्न राजस्व कर जो है वह 10% होगा। अगला है कि बजट अनुमान 2020-21 में व्यय के सबसे बड़े घटक हैं। तो व्यय के सबसे बड़े घटक 2020-21 में क्या होगा, तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20% और ब्याज अदायगी 18% और केंद्रीय क्षेत्र की योजना 13% और वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10%। अगला प्रश्न है कि बजट अनुमान 2020-21 में कुल सब्सिडी व्यय प्रस्तावित है। कितना सब्सिडी व्यय प्रस्तावित है? इसका उत्तर हो जाएगा 2,62,108.76 करोड़ रुपया। 2,62,108.76 करोड़ रुपया सकल व्यय का लगभग 8.62% हो जाएगा यह सब्सिडी। अगला प्रश्न है कि कुल सब्सिडी का सबसे अधिक व्यय होता है। कुल सब्सिडी का सबसे अधिक व्यय किससे होता है, तो खाद्य मद से 44.1% होता है। अगला प्रश्न है कि बजट अनुमान 2020-21 के सकल बजटीय व्यय में ब्याज अदायगी का हिस्सा क्या है? कितना होगा ब्याज अदायगी का हिस्सा 2020-21 में? 18%, 7,82,103 करोड़ रुपए, जो कि अनुमानित जीडीपी का 3.15% है। अगला पॉइंट है कि बजट अनुमान 2020-21 में कर जीडीपी अनुपात अनुमानित है। कितना अनुमानित है, तो 10.77% अनुमानित है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रत्यक्ष कर यानी जीडीपी के अनुपात एवं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात क्रमशः कितना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5.9% एवं 4.9%। प्रत्यक्ष कर जीडीपी 5.9% और अप्रत्यक्ष कर जीडीपी 4.9% होगा। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर किया जा रहा है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर 75,000 करोड़ रुपया किया जा रहा है। सबसे अधिक व्यय किया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में बजट के 3 प्रमुख विषय घटक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास एवं जिम्मेदार समाज। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 3,42,230 करोड़ रुपया। 3,42,230 करोड़ रुपया। और अगला प्रश्न है कि बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अंश क्रमशः कितना प्रतिशत है? इसका हो जाएगा 66.43% और 33.57%। अगला प्रश्न है कि बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल व्यय में से राजस्व एवं पूंजी खाते पर क्रमशः कितने प्रतिशत व्यय अनुमानित है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्व व्यय पर हो जाएगा 86.46% और पूंजी खाते पर हो जाएगा 13.54%। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता, इसका उत्तर हो जाएगा 108 मिलियन टन। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारत के पास विश्व के कार्यशील आयु के सबसे बड़ी आबादी होगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2030 तक। अगला प्रश्न है कि बजट 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र तथा कौशल विकास हेतु क्रमशः कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है? शिक्षा क्षेत्र और कौशल विकास के लिए शिक्षा के लिए हो जाएगा 99,300 करोड़ रुपया और कौशल विकास के लिए हो जाएगा 3,000 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है कि राज्यों के सहयोग से
PPP यानी PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में कितने शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना है? इसका उत्तर हो जाएगा 5 नए शहरों को स्मार्ट बनाने का योजना है PPP के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि उच्चतर निर्यात ऋण हासिल करने हेतु किस नई योजना का शुभारंभ किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नार्विक योजना का शुभारंभ किया जा रहा है उच्चतर निर्यात हासिल करने के लिए। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे पर निवेश हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हेतु कितने करोड़ निवेश किए जाएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा 103 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि बजट अनुमान 2020-21 के अनुसार कुल कितने किलोमीटर लंबाई के रेल लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 27,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 में परिवहन अवसंरचना हेतु कुल कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 1.70 लाख करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 हेतु विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु लगभग कितने करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22,000 करोड़ रुपया विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न है कि स्थानीय संग्रहालय सहित प्रतिमान स्थलों में रूप में 5 पुरातत्व स्थलों को विकास किया गया है। वह 5 पुरा स्थल हैं। पहला राखीगढ़ी हरियाणा में, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में, शिव सागर असम में, धौलावीरा गुजरात में और अदिचरलूर तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि कोलकाता में भारतीय संग्रहालय का पुनरुद्धार करते हुए मुद्रा शास्त्र और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा पुराना टकसाल भवन कोलकाता में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2020-21 में संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में कौन सा संस्थान स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विरासत और संरक्षण संस्थान संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2020-21 में किन 5 वस्तुओं को राज्य के आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा बीमार से मुक्ति, धन, उत्पादन, खुशहाली और सुरक्षा को 5 आभूषण के रूप में संदर्भित किया गया है। अगला प्रश्न है कि बजट अनुमान 2020-21 में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के समग्र विकास हेतु क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 3,757 करोड़ रुपया तथा 5958 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है कि बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए जमा राशि का बीमा दायरा जो कि लगभग 1 लाख रुपए था उसे बढ़ा करके प्रति जमाकर्ता कितना किए जाने की अनुमति प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 लाख रुपया। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर 2018 और 2019 के लिए कितना राशि प्रतिपादित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3.6% 2018 के लिए और 2019 के लिए 2.9% अनुमानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर वर्ष 2019-20 में कितनी थी? इसका उत्तर हो जाएगा 5% प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीवीए वृद्धि दर अनुमानित है, कितना अनुमानित किया गया है? तो 2018-19 के लिए 6.6% अनंतिम अनुमान है और 2019-20 के लिए 4.9% प्रथम अग्रिम अनुमान है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार शीर्ष प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य वर्ष 2017-18 में है, क्रमशः कौन राज्य होगा? इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। 4,22,149 रुपये के साथ गोवा हो जाएगा और दूसरा में सिक्किम हो जाता है 3,17,134 रुपये के साथ और तीसरा में हरियाणा हो जाएगा 2,33,040 रुपये के साथ। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी के संदर्भ में विश्व में कौन सा स्थान है?
तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 5वां स्थान। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कब तक $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2025 तक। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में कितने मिलियन टन को खाद्यान्न उत्पादन हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 285 मिलियन टन, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में खाद्य उत्पादकता कितने किलोग्राम हेक्टेयर थी? इसका उत्तर हो जाएगा 2299 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खाद्य उत्पादकता था। अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी 2020 के स्थिति के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार था। तो इसका उत्तर हो जाएगा $461.2 मिलियन। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन व्यवस्था के तहत 68,000 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग के साथ विश्व में रेल नेटवर्क के क्रम में किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि दूध उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो दूध उत्पादन के मामले में भारत प्रथम स्थान पर होगा, 187.5 मिलियन टन 2018-19 के हिसाब से यह अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 394 ग्राम प्रति व्यक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर जापान को पछाड़ते हुए 6% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान पर, और पहला स्थान पर चीन हो जाएगा और भारत दूसरा स्थान पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 2018-19 के 7.5% से कम होकर के 2019-20 में कितने प्रतिशत पर आ गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.9% प्रथम अग्रिम अनुमान। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018 में वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वां स्थान। अगला है कि सितंबर 2019 तक के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्रति व्यक्ति नीवल दाल उपलब्धता कितना था? अनुमानतः यह 47.9 ग्राम प्रतिदिन के दाल उपलब्धता है और 17.5 किलोग्राम प्रति वर्ष अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में अप्रैल सितंबर में मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश में 13.9% हिस्से के साथ सबसे बड़ी वस्तु क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कच्चा तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद कोयला सहित। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 अप्रैल सितंबर के आयात अंश में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोल, तेल और स्नेहक 26.4% के साथ। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में भारत के निर्यात में मूल्य के अर्थ में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका 16.9% के साथ, और संयुक्त अरब अमीरात जो है वह 9.3% के साथ, और चीन हो जाएगा 5.5% के साथ, और हांगकांग हो जाएगा 3.7% और सिंगापुर हो जाएगा 3.1%। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में भारत के आयातों में कुल आयातित मूल्य के हिसाब से शीर्ष देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चीन 14.5% और संयुक्त राज्य अमेरिका 7.8% और संयुक्त अरब अमीरात 6.0% और सऊदी अरब 5.6% और इराक हो जाएगा 4.7% के साथ भारत में आयात के कुल आयातित मूल्य के हिस्सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है, और इससे बड़ी 4 अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए, चीन, जापान और जर्मनी। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सप्लीमेंट 2019 के अनुसार
वर्ष 2019 एवं 2020 में भारत के विकास दर कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? 5.1% और 6.1%। 2019 के अनुसार 5.1% और 2019-20 के अनुसार 6.5%। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में विश्व बैंक के द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के अनुसार वर्ष 2019, 2020, 2021 एवं 2022 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित और पूर्व अनुमानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5%, 5.8% और 6.1%, 6.1%। अगला प्रश्न है कि 10 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की है और इस कार्यनीति में किन वर्षों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2019 से लेकर के 2024 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 अपनी श्रृंखला में किस क्रम की रिपोर्ट है? इसका उत्तर हो जाएगा 16वें क्रम का रिपोर्ट हो जाएगा। अगला है और कहता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2 वर्ष पर होता है और देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वन आवरण है, तो देश में कुल कितना वन आवरण है? तो इसका हो जाएगा 71.22 मिलियन हेक्टेयर, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% वन आवरण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण है, देश में कुल कितना वृक्षावरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9.50 मिलियन हेक्टेयर, जो 95,027 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% के साथ हो जाएगा। अगला है कि ISFR 2019 के अनुसार कुल वन आवरण एवं वृक्षावरण कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 80.73 मिलियन हेक्टेयर में। अगला प्रश्न है और कहता है कि 80 लाख 8,72,076 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि ISFR 2017 के तुलना में ISFR 2019 में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3976 वर्ग किलोमीटर में। अगला प्रश्न है कि ISFR 2017 के तुलना में ISFR 2019 में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा 0.56% वन क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि ISFR 2017 के तुलना में ISFR 2019 में पहाड़ी एवं जनजातीय जिले में वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 544 वर्ग किलोमीटर, 1181 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि ISFR 2019 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में जो देश के कुल वन आवरण में लगभग 1/4 का योगदान करता है और ISFR 2017 के तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर के वन आवरण के कमी दर्ज किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 765 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि ISFR 2017 के तुलना में ISFR 2019 में देश में मैंग्रोव आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर के वृद्धि हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा 54 वर्ग किलोमीटर में। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 में भारतीय वनों एवं वनों के बाहर के वृक्षों के वृद्धिमान स्टॉक कितने मिलियन घन मीटर आकलित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 5915.76 मिलियन घन मीटर आकलित किया गया है। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 में 17 राज्य संघीय क्षेत्र में और उसके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग वन आच्छादित है, जबकि इनमें से कितने राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्र का 70% से अधिक भूभाग वन आच्छादित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 राज्य ऐसे हैं जिसको 70% से अधिक भूभाग वन आच्छादित है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के द्वारा
योजना आयोग के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार देश में कुल कितने पहाड़ी जिले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 140 पहाड़ी जिले हैं। 16 राज्यों में और संघ शासित क्षेत्रों में मिला करके 140 पहाड़ी राज्य हो जाएगा। और योजना आयोग के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले तालुका पहाड़ी श्रेणी में आते हैं तथा किसी जिले में ऐसे तालुकाओं का कुल क्षेत्रफल जिले के क्षेत्रफल के आधे से अधिक होने पर वह पहाड़ी जिला कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार देश के पहाड़ी जिलों में कुल वन आवरण कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2,84,006 वर्ग किलोमीटर, 2,84,006 वर्ग किलोमीटर। और इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल हो जाएगा 40.30%। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत देश कितने जिलों को जनजातीय जिले की श्रेणी में रखा गया है? तो 218 जिला जो है 27 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र के मिला करके वह जनजातीय जिला है। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार जनजातीय जिलों में कुल वन आवरण कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4,22,351 वर्ग किलोमीटर। और इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल 37.54% है। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन्य क्षेत्र वाले राज्य हैं। तो सर्वाधिक अभिलिखित वन्य क्षेत्र वाले राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन्य क्षेत्र वाले राज्य कौन है? तो अभिलिखित वन्य क्षेत्र वाले राज्य हो जाएगा गोवा, हरियाणा, पंजाब, मिजोरम और सिक्किम। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार राज्य और संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन्य क्षेत्र वाले राज्य कौन होगा? इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार राज्यों और संघीय क्षेत्रों में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन्य क्षेत्र वाले राज्य है। इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप, पुडुचेरी, हरियाणा, पंजाब, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 में ISFR 2017 के तुलना में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कर्नाटक, 1025 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 में ISFR 2017 के तुलना में वन आवरण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर, 499 वर्ग किलोमीटर में कमी आया है। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन होगा? तो सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार क्षेत्रफल के दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्रीय संघीय क्षेत्र कौन होगा? इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, दादर नगर हवेली और नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाले राज्य संघीय क्षेत्र हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप 90.33% के साथ, और मिजोरम 85.41% के साथ, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 81.74% के साथ, और अरुणाचल प्रदेश 79.63% तथा मेघालय 76.33% के साथ
सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य और संघीय क्षेत्र में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाले राज्य हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाले राज्य में हो जाएगा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण वाले क्षेत्र राज्य कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार जो है वह न्यूनतम वन आवरण वाले क्षेत्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा, न्यूनतम प्रतिशत वाले वन आवरण में पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य संघीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल 2112 वर्ग किलोमीटर के साथ, गुजरात 1177 वर्ग किलोमीटर के साथ, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 616 वर्ग किलोमीटर के साथ और आंध्र प्रदेश 404 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघीय क्षेत्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण कितना है? तो उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण हो जाएगा 18,565 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का होगा 6.15%। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है कि ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले जिला हो जाएगा संत रविदास नगर और मऊ और मैनपुरी इत्यादि। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में कृषि पण्यों एग्रीकल्चर कम्युनिटी में विकल्प अनुबंधों की शुरुआत करने वाला देश का पहला एक्सचेंज कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा NCDEX। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में किस मंत्रालय के द्वारा निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की घोषणा की गई है? इसका उत्तर क्या होगा? नगर विमानन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि आवर्ती भुगतान यानी रिकरिंग पेमेंट हेतु UPI ऑटो पे यानी UPI ऑटो पे सुविधा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम MPCL के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में जारी आंकड़े के अनुसार मार्च 2020 के अंत में भारत के विदेशी ऋण में बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय ऋणों का योगदान कितना रहा है? तो $60 मिलियन बहुपक्षीय और द्विपक्षीय में हो जाएगा $27.2 मिलियन द्विपक्षीय में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमांत अस्थायी सुविधा यानी MSF के तहत बैंकों के वर्धित उधार सीमा को किस तिथि तक लागू रखने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर हो जाएगा 30 सितंबर 2020 तक। अगला प्रश्न है कि गूगल द्वारा अगले 5-7 वर्षों में भारत में कुल 75,000 करोड़ रुपए यानी $10 मिलियन का निवेश किस फंड के तहत किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन के फंड के तहत। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के 100 उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों के सूची में 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोजर फेडरर, यह स्विट्जरलैंड के हैं। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कितने क्षेत्रों को ढांचागत सुधार हेतु प्रमुख घोषणाएं की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा 8 क्षेत्रों में। 16 मई 2020 को यह घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत मनरेगा के लिए आवंटन में कितने हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुआ है मनरेगा के लिए आवंटन हेतु। अगला प्रश्न है कि वृद्धि किन क्षेत्रों में दर्ज की गई है? तो
इसका उत्तर हो जाएगा लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 9.1% और 14.6% के साथ। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में भारत को रखा गया है, भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो माध्यम मानव विकास के वर्ग में रखा गया है भारत को। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा दक्ष आवास कार्यक्रम यानी इंडो जर्मन डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हिस्सा है जो निर्देशित होगा। इसका उत्तर हो जाएगा 2030 के सतत विकास एजेंडा के द्वारा यह निर्देशित होगा। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में $100 बिलियन के स्तर को प्राप्त करने वाला भारत के तीसरी कंपनी कौन बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक प्रथम, रिलायंस और द्वितीय TCS। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की स्थापना के संबंध में अधिसूचना जारी किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा में दिसंबर 2019 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा मनी। मनी के फुल फॉर्म हो जाएगा मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में रिजर्व बैंक के एक अधिसूचना के अनुसार किस बैंक के माध्यम से बांग्लादेश को रक्षा खरीद हेतु $500 बिलियन ऋण दिया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक्जिम बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कॉर्पोरेट ब्रांड ETF कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगला प्रश्न है कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी RIFM की स्थापना कहाँ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के दस्तावेज पहचान संख्या यानी DIN किस तिथि से लागू किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 8 नवंबर 2019 से। अगला प्रश्न है कि फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा जारी विश्व सर्वश्रेष्ठ CEO के सूची में शीर्ष पर कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। अगला प्रश्न है कि नकली सामान के बिक्री पर रोक लगाने हेतु एक पहल प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन के द्वारा यह शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न है कि 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के मुख्य थीम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा व्यापार करने में सहजता और इसका आयोजन 14 से 27 नवंबर 2019 दिल्ली में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन। अगला प्रश्न है कि कोयले की आपूर्ति में पारदर्शिता और बेहतर समन्वय हेतु किस पोर्टल की शुरुआत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश पोर्टल का शुरुआत किया गया है। और प्रकाश का फुल फॉर्म हो जाएगा पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्राउट सप्लाई होमनी पोर्टल। अगला प्रश्न है कि ब्रॉन्डस टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? इसका उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक लगातार 6 वर्षों के से शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशा निर्देश के अनुसार लघु वित्त बैंक खोलने हेतु कम से कम कितने करोड़ रुपए के पूंजी होना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा 200 करोड़ रुपए की पूंजी। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता ऋण के मामले में बैंकों के लिए आवश्यक जोखिम भार को 125% से घटा करके कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 100%। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में होने वाला जनगणना की विशेषता क्या है? तो इसका हो जाएगा कि पहली बार डिजिटल और पेपर रहित जनगणना किया गया था। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे निर्यातकों के लिए ऋण स्वीकृति सीमा 25 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितना करोड़ रुपया कर दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा 40 करोड़ रुपए कर दिया था। अगला प्रश्न है कि हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2019 के सूची में शीर्ष पर कौन भारतीय उद्योगपति हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मुकेश अंबानी, लगातार 98वें वर्ष तक रहे। अगला प्रश्न है कि कनाडा के थिंक टैंकर फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 के अनुसार शीर्ष देश कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हांगकांग और भारत का स्थान है 79वां। अगला प्रश्न है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB से स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण का पहला ऋण प्राप्तकर्ता देश कौन होगा? इसका उत्तर हो जाएगा भारत।
अगला प्रश्न कि स्टेट बैंक ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है मेरी इच्छा के विरुद्ध, यानी अगेंस्ट माई विल। अगला प्रश्न है कि स्टेट बैंक ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जुलाई 2020 तक विश्व की जनसंख्या बढ़ करके कितना हो गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7795 मिलियन। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 के मध्य वैश्विक आबादी बढ़ी है, तो वैश्विक आबादी कितना बढ़ा है? तो 1.1% की औसत वार्षिक दर से वैश्विक आबादी बढ़ा है। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर वर्ष 2019 में 72 वर्ष थी और जो बढ़ करके 2020 में कितना हो गया है? तो यह 73 वर्ष हो गया है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 2019 में 1368.7 मिलियन लगभग 1.3 अरब थी, जो कि बढ़ करके 2020 में कितना हो गया? तो 2020 में बढ़ करके 1380 मिलियन हो गया है। 1368 मिलियन से बढ़ करके 1380 मिलियन हो गया। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2015-2020 के मध्य भारत के जनसंख्या में वृद्धि हुआ है, तो भारत के जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है? तो 1% के वार्षिक दर से वृद्धि हुआ है भारत के जनसंख्या में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2019 में 69 वर्ष थी, जो बढ़ करके वर्ष 2020 में कितना हो गया है? तो 2020 में 70 वर्ष हो गया है। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में प्रजनन दर कितना है? तो भारत का प्रजनन दर 2.2% महिला का है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक प्रजनन दर कितना है? तो वैश्विक प्रजनन दर 2.4% हो जाएगा, वैश्विक प्रजनन दर। अगला प्रश्न है कि मई 2020 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन 2020 यानी SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में वाले मृत्यु दर वाले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश 48वां, उत्तर प्रदेश 43, असम और छत्तीसगढ़ 41वां और उड़ीसा 40। अगला प्रश्न है कि SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में न्यूनतम मृत्यु दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन होगा? तो नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, केरल। अगला प्रश्न है कि SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार 26.2%, बिहार जो है 26.2% के साथ, उत्तर प्रदेश 25.6% के साथ और मध्य प्रदेश 24.6% के साथ और राजस्थान 24.0% और झारखंड 22.6% के साथ। अगला प्रश्न है कि SRS बुलेटिन 2020 के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम दर वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कौन कौन से होगा? तो इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह 11.2% के साथ और गोवा 12.4%, नागालैंड 12.9%, त्रिपुरा 13% और चंडीगढ़ 13.3% के साथ न्यूनतम जन्म दर वाले राज्य में आते हैं। अगला प्रश्न है कि SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष मृत्यु दर वाले प्रति हजार में 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 5 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन से होगा मृत्यु दर में? तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा 8.0%, उड़ीसा हो जाएगा 7.3%, पुडुचेरी हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश तो केरल हो जाएगा 6.9%। अगला प्रश्न है कि SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार वर्ष 2018 में न्यूनतम मृत्यु दर प्रति हजार में 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा होगा? न्यूनतम मृत्यु दर वाला में हो जाएगा दिल्ली 3.3%, नागालैंड 3.5%, दादरा नगर हवेली
3.8%, मिजोरम 4.1%, चंडीगढ़ 4.3%। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर यानी IMR वर्ष 2017 में 33 की तुलना में 1 अंक की गिरावट के साथ वर्ष 2018 में कितना हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 32 ASRS बुलेटिन 2020 के अनुसार। इस टेस्ट सीरीज के और वीडियो को देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाएं, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे।